सर, केंद्र सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जो लंबे समय से अपराध को लेकर के नियंत्रित कर रहे थे। तो तीनों कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी के लिए मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि क्या-क्या परिवर्तन किया गया है? पहले वाले कानून क्या थे और नए कानूनों में क्या बदलाव किया गया है? नमस्कार सर। एक्चुअली जो ये 3 नए कानून रिप्लेस किए गए हैं, आईपीसी पुराना कानून था हमारा, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया है। ज़्यादा जो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको थोड़ा हम अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म के तौर पे लेते हैं। कुछ लोग मतलब ये कह सकते हैं, मैं बोलने से पहले ही ये मतलब चीज़ कह रहा हूँ कि कई बार विपक्ष जैसे बोल रहा है, बायकॉट हुआ या सस्पेंड हुए या जो भी ये रहा, तो ये हम इसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के तौर पे लेंगे। जैसे आलोचक होते हैं, कोई भी बुक नहीं आती है या कोई भी मतलब आर्टिकल आता है, तो कुछ लोगों का काम उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म करना होता है, विपक्ष का काम ही क्रिटिसिज्म करना है। तो अब मैं अगर शुरू करता हूँ भारतीय न्याय संहिता से, जो इंडियन पैनल कोड था उसको रिप्लेस भारतीय न्याय संहिता से किया गया है। उसके जो बाकी तो आप जो धाराएं जोड़ी गई हैं वो तो बुक्स आई जाएंगी, यूट्यूब पे भी चल रहा है और जगह भी चल रहा है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं या जो गलत आई हैं या जो बहुत अच्छी आई हैं उनकी हम प्रशंसा करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगा कि इसके अंदर इन्होंने एक धारा 377, सर, मैं आपको एक मिनट में आपको सर बीच में टोकते हुए मैं पहले एक प्राइमरी जानकारी चाहता हूँ कि पहले कानून क्या था और सरकार ने बदलाव क्या किया है? उसकी मेरिट डिमेरिट्स उसके बाद सर थोड़ा सा बताएं। पहले थोड़ा सा प्राइमरी जानकारी मिल जाए। पहले इंडियन पैनल कोड में 511 सेक्शन होते थे, धाराएं 511 होती थी टोटल, और अब वो रिड्यूस करके 358 कर दिए, जिसका रीज़न कुछ नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये है कि जो इन बिटवीन जब से ये तकरीबन आज़ादी 75 ईयर्स से मतलब जो चल रहा था, तो बहुत ऐसे हुए जैसे एक वेट एंड मीज़र का सेक्शन था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वेट एंड मीज़र का सेक्शन था, तो वो क्या हुआ कि उसके लिए अलग एक्ट बन गया। इसी तरह से ब्राइबरी का एक सेक्शन था, उसके लिए अलग करप्शन एक्ट बन गया, तो वो रिडक्टेंट हो गए थे, वो सेक्शंस उनकी ज़रूरत ही नहीं रही थी अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि उनके लिए स्पेशल एक्ट बन गए थे या कुछ डिलीट हो गए थे या कुछ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, तो उनको रिड्यूस कर दिया। और क्या किया है, जो एक मतलब जनरल सी कंसेप्ट सामने आई है कि मोटिव क्या था इसका, उसका ये आया है कि भाई जो इसके अंदर धाराएं थी, जैसे मान लो मर्डर की धारा 302 थी या 376 थी, या जो हीनियस ऑफेंसेस थे, उनको ये कहा गया कि भाई ये धाराएं जो हैं ये बाद में रखी गई हैं सेक्शंस, और जो छोटे अपराध हैं उनको पहले रखा गया, उनको रिप्लेस कर दिया नई धाराओं से। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम इसके अंदर जो मैं कहूँगा, अगर आप पूरे एक्ट को पढ़ते हो, नए एक्ट को भी और पुराने को भी, मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं वो लगभग वही हैं जो पहले थे, उनमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ जो वक्ती डिमांड थी, जो कोर्ट्स के डिसीजंस थे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस थे, या जो लोगों के ऐसा लगा कि भाई ये ऑफेंसेस जो हैं नए, जैसे अब आईटी एक्ट के तहत थे, टेक्नोलॉजी नई डेवलप हुई, कंप्यूटर आए, सॉफ्टवेयर आए, उसमें नया अपराध आया, करेंसी से संबंधित नए अपराध आए, तो उनको अब नेचुरली जब ये बना था 75 साल पहले, तब ये सारा आईटी अपराध नहीं था। हालांकि इसके लिए अलग भी एक एक्ट बना हुआ, स्पेशल एक्ट है, उसको वो अलग था, लेकिन इसको अब आईपीसी, सीआरपीसी और इसमें भी अमेंड करके इंसर्ट किया गया। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जिन धाराओं में चेंजेस की गई हैं उसमें कुछ वक्ती डिमांड थी, कुछ सरकार चाहती थी बहुत समय से कि भाई ये थोड़ा सा इनको जो लॉज हैं इनको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया जाए, पनिशमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो वो उन्होंने इसमें इंसर्ट किया है। जानकारी सर ये मिली है कि कुछ अपराध में सज़ा कम की गई है, या कुछ जो कम अपराध थे, कुछ कम अपराध थे उनमें सज़ा बिल्कुल समाज सेवा टाइप कर दी गई है, जो पहले जेल की थी। इस तरह के जो चेंजेस है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें सर। कम जहाँ की गई है उसके लिए मैं पॉइंट आउट करूँगा आपको, जैसे धारा 304, जिसके 304 ए
304 ए में क्या था कि डॉक्टर्स की काफ़ी समय से जो मेडिकल उनकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी काफ़ी समय से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि जो डॉक्टर्स नेग्लिजेंस के केसेस में आते हैं उनकी जो सज़ा है वो रिड्यूस की जाए उसके अंदर। तो इन्होंने उसको इस उसमें जो नया कानून आया है उसके अंदर इस डॉक्टर्स के लिए अगर नेग्लिजेंस प्रूव भी हो जाती है, डेथ बाय नेग्लिजेंस डॉक्टर की हो जाती है तो 5 साल से घटा के 2 साल के लिए कर दिया है। इसी तरह से जो 304 ए में ही क्योंकि बेसिकली 304 ए बनी थी रोड साइड एक्सीडेंट्स के लिए, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, उसके अंदर सज़ा को 10 साल तक बढ़ा दिया है। उन केसेस हिट एंड रन केसेस में जहाँ गाड़ी वाला मार के और भाग जाता है उसको प्राइमरी कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करता, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता या मौके पर रुकता नहीं है, उस स्थिति में 10 साल। और यदि वो उसको मेडिकल हेल्प देता है या वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है या उसके परिवारजनों को इन्फॉर्म करता है तो उस स्थिति में सज़ा को कम किया जा सकता है। इस तरीके से इसी तरीके से पहले सर एक्सीडेंट में सज़ा कितनी थी? पहले एक्सीडेंट में जैसे 304 ए के अंदर मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी वो 2 साल थी। अब उसको इन्होंने 10 साल तक मतलब कर दिया है। वो उसका हिट एंड रन केसेस में, सिर्फ हिट एंड रन केसेस में किया है। लेकिन इसी अब क्योंकि ये इस संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, कानून बनाना एक अलग चीज़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो बेसिकली जो धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसको भी लेजिस्लेचर को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा जब वो कानून बनाते हैं। अब जैसे हिट एंड रन केसेस में एक ये बना दिया कि जी अगर कोई मार के भाग जाता है मौके पे से, ये प्रूव हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाए। कई बार सर्कमस्टांसेस जो रोड साइड एक्सीडेंट्स में आपने देखा होगा, सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यदि गाड़ी वाला मौके पर रुकता है तो उसकी डेथ भी कॉज की जा सकती है। मॉब लिंचिंग कह लो उसको या जो भी कह लो, क्राउड जो है उसको वहाँ पर उसकी जान को भी खतरा होता है। उन स्थितियों को भी मद्देनज़र अगर आपको एक्सेप्शंस देनी चाहिए थी कि यदि ऐसा हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो नहीं रुकता अगर मौके पे, तो भी उसको नहीं माना जाएगा। अब अगर आप सीधा सा एक मतलब निकालें कि यदि मान लो किसी से एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी वाले से और वो पुलिस को खुद इन्फॉर्म करता है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया है और यदि वो हॉस्पिटलाइज भी उसको करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक एविडेंस क्रिएट हो जाएगी कोर्ट के अंदर जो सफिशिएंट होगी उसकी कन्विक्शन के लिए। तो मतलब कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी? इसमें कुछ अपवाद एक्सेप्शंस रखे जाने चाहिए। और सर इसमें क्या चेंजेस आप महसूस किया जो आम आदमी को समझ आ सके कानून की भाषा से अलावा सामान्य भाषा में? सरल भाषा में मतलब बोल रहा हूँ इसीलिए कि ज़्यादातर ध्यान जो दिया गया है वो 2 चीज़ों पे दिया गया है इस पूरी की पूरी अमेंडमेंट में, चाहे वो सीआरपीसी में अमेंड हुई, चाहे वो एविडेंस में हुई, चाहे वो भारतीय दंड संहिता में हुई। इसमें एक तो आतंकवाद के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया क्योंकि आतंकवाद का मुझे नहीं लगता अभी कोई लेटेस्ट इंसिडेंट नहीं है। पुराने इंसिडेंट्स को अगर आप छोड़ दो, ताज होटल पे हमला हुआ, फलाना हुआ, संसद में, लेकिन अभी लेटेस्ट कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था जिसके लिए तीनों एक्ट्स को रिप्लेस किया गया। मुझे लगता है इसके बेस में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो पीछे हुआ था ना, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें महसूस सरकार ने की और उसको कहीं ना कहीं टेररिज्म के अंदर लाने की कोशिश की गई है। वो मैं आपको धाराओं में बताऊंगा कि कैसे की गई है। दूसरा, महिला अपराध जो हीनियस अपराध थे या चेन स्नैचिंग थी, महिला अपराधों में भी काफ़ी बदलाव किया गया, लेकिन उसके अंदर अभी अगर आप कहें तो साथ साथ ही मैं उसकी आलोचना में भी बता देता हूँ। सर पहले थोड़ा सा सर पहले लोगों को जानकारी देने का हमारा उद्देश्य है कि पहले सिस्टम क्या था, अब चेंज क्या हुआ, फिर हम क्रिटिसिज्म में बाद में पोर्शन रख लेंगे सर। महिलाओं के लिए क्या किया गया है, EFIR की सुविधा दी गई है कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से फाइलिंग कर सकते हैं FIR की। यदि कोई भी आरोप है तो आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, FIR दर्ज हो जाएगी। कुछ अपराधों के अंदर मतलब एक प्रोविज़न किया गया है कि जब भी कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी मौके पे जाएगा किसी भी अपराध के 7 साल से ऊपर की जिनमें सजा है, तो वो उसके अंदर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ज़रूर इन्वॉल्व करेगा, फॉरेंसिक टीम को बुलाएगा ताकि उसके जो साक्ष्य हैं, उसकी जो एविडेंस है, वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा सके। जैसे मौके से ब्लड ले लिया और ले लिया, वो सारी मतलब वो मैंडेटरी कर दी। पहले वो बुलाते थे, ऐसा नहीं बुलाते नहीं थे, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया। ये महिला संबंधी अपराधों में मैंडेटरी किया सर? हीनियस अपराधों में, जो गंभीर अपराधों में महिलाओं के लिए फाइलिंग की वो दी गई है। और महिलाओं के लिए कुछ मतलब इसके अंदर जो है, जो एज का क्राइटेरिया था पहले, मतलब वो तो रेप की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने -12 मतलब 12 से कम के बच्चे अलग बना दिए, 12 से 16 के बच्चे अलग बना दिए और 16 से ऊपर के अलग बना दिए। तो इस कैटेगरी में अलग अलग सजाएं रहेंगी? अलग अलग सजाएं। जो ज़्यादा छोटा बच्चा होगा उसके साथ अगर कोई अपराध होता है, सेक्सुअल अपराध होता है, तो उसमें ज़्यादा सज़ा रहेगी। और यदि कोई
बड़ा बच्चा है तो उसके लिए, मतलब वो इस तरह से इन्होंने इसको कैटेगरीज में बांट दिया सज़ा के लिए, सज़ा के पर्पज़ के लिए। तो इसका थोड़ा-सा जो, जैसे अब मान लो हम यहीं से शुरू करते हैं, जैसे सज़ा को इसको अलग-अलग उस हिस्सों में बाँटा है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हो प्रोटेक्शन ऑफ जो चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस से है, पॉक्सो जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, उसके अंदर सभी कैटेगरीज़ को 18 तक के उसको जो है बच्चा माना गया है। उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रोविजंस हैं दोनों के, ओवरलैपिंग प्रोविजन। अगर किसी बच्चे के साथ मान लो रेप हो जाता है या सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है तो वो पॉक्सो में भी और वो इंडियन पेनल कोड में भी, दोनों में, दोनों धाराएं जो है उसमें चार्ज लगेगा। और धाराएं सर दोनों में सेम रहेंगी? नहीं, सेम नहीं रहेंगी, वो तो स्पेशल एक्ट है। पॉक्सो तो एक स्पेशल एक्ट है जो स्टैंड कर रहा है। आईपीसी जो है उसको इन्होंने अब ये भारतीय न्याय संहिता का रूप दिया, इसके अंदर इसको धारा को अलग, लेकिन उसमें होता क्या है प्रैक्टिकली कि यदि कोई एक ऑफेंस हो जाता है, किसी ने मान लो किसी बच्चे से रेप कर लिया और सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया, तो उस स्थिति में दोनों का, पॉक्सो का भी और इंडियन पेनल कोड का भी, दोनों के चार्ज लगेंगे। दोनों के एक साथ लग सकते हैं सर? दोनों के एक साथ लगेंगे, जो मैक्सिमम पनिशमेंट जिसमें होगी वो पनिशमेंट दी जाएगी। ये ओवरलैपिंग एक्ट्स हैं, मतलब इसको थोड़ा डेफिशिएंसी भी कह सकते हो, इरेगुलरिटीज़ भी कह सकते हो, ऐसे बहुत उदाहरण। मतलब इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। इसके अंदर इन्होंने मतलब क्या किया है कि एक ही यही नहीं है, ओवरलैपिंग प्रोविजंस बहुत हैं इसके अंदर। जैसे ये जो टेररिज्म वाला भी इन्होंने दिया है ना, टेररिज्म के लिए इसके अंदर पहले कोई सेक्शन नहीं था टेररिज्म का, और अगर आप देखोगे तो यूएपीए एक एक्ट है, तो उसके अंदर टेररिज्म का पहले भी है प्रोविज़न। स्पेशल कोर्ट्स फॉर्म होती हैं, वो इसके अंदर जो है ट्राई करती हैं आतंकवाद के, उसको आईपीसी में नहीं था, इन्होंने आईपीसी में भी अब अमेंड कर दिया है। तो अब अगर कोई आतंकवाद के केस में, टेररिज्म के केस में आएगा तो उस पर दोनों एक्ट लगेंगे। सर एक देशद्रोह और राजद्रोह, उनमें से शायद किसी एक को कम किया, वो थोड़ा सा समझाएंगे क्या किया है? एक्चुअली उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो पीछे क्या हुआ, आप तो प्रेस में आपने बहुत इंसिडेंट देखे होंगे, या जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो कोई भी मतलब आंदोलन होते थे, तो उसके अंदर जब भी कभी कोई धारा लगाई जाती थी 124A सेडिशन की जो धारा होती थी, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि इसको अगर कोई मान लो सपोज़ करो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है या किसी भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलता है, तो उसको भी सेडिशन में ले लिया जाता था, उसको भी देशद्रोह माना जाता था। मतलब ये अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, मीनिंग देर में आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। सरकार की आलोचना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी यदि ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट की आलोचना ना करो। तो वो तो कंसेप्ट थी ही गलत एक्चुअली, वो मिसयूज़ ऑफ 124A था। उसकी डेफिनेशन राजद्रोह तो चलो ठीक है, वो राजद्रोह एक वर्ड जो आया वो आया द्रोह अगेंस्ट राजा, अगेंस्ट किंग, तो वो ठीक है। कंसेप्ट जो है वो बेसिकली बहुत मतलब एंशिएंट टाइम से उठाई इन्होंने, वो एक अलग चीज़ है, उसको रिप्लेस कर दिया, उसका नाम बदल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि 124A को पीछे बेंच ने जब उसके लिए गवर्नमेंट से पूछा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था अभी आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली को डिसाइड ना करें, हम नया एक्ट ला रहे हैं, यही भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, और उसके अंदर हम इसको देखते हैं क्या करना है, डिलीट करने का ही आश्वासन दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सेडिशन को की धारा 124A तो हटा दी है, लेकिन सेडिशन का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। कैसे चेंज किया सर? अब नया प्रावधान क्या रहेगा सेडिशन में? अब मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो इसके अंदर जैसे टेररिज्म की जो डेफिनेशन थी, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो अगर मान लो सपोज़ करो जैसे कोई करेंसी, फेक करेंसी बनाता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है या यूज़ करता है, उसको भी आतंकवाद की डेफिनेशन में ले लिया है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। इसी तरह से जो आपके ऑफेंसेस, जैसे मान लो सपोज़ करो आपने किसी पब्लिक ऑफिसर को बंधक बना लिया, ये बहुत मैं इसकी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करूँगा, आलोचना करूँगा कि ये अच्छा नहीं है प्रावधान, कि यदि कोई किसी को बंधक बना के और गवर्नमेंट से कोई डिमांड रखता है तो वो भी टेररिस्ट कहलाएगा, टेररिज्म एक्ट के अंदर उसका वो फेस करेगा पनिशमेंट को, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट को। इसका अभी जो उदाहरण दिया जा रहा है, अगर आप कहीं भी न्यूज़ चैनल को सुनते हो, संसद के अंदर हुई डिबेट को सुनते हो, उदाहरण ये दिया जा रहा है कि बच्चों के स्कूल पे यदि टेररिस्ट हमला हो जाता है, उनको बंधक बना के गवर्नमेंट से कोई डिमांड करते हैं या एयरप्लेन में को हाईजैक करके डिमांड करते हैं, तो वो टेररिज्म वो नहीं है। मंशा जो दिखाई दे रही है बेसिकली वो क्या दिखाई दे रही है
कि जैसे आपने देखा होगा आम तौर पे हमारे यहाँ हरियाणा में, चलो मैं और स्टेट्स की बात नहीं कहता, गांव के अंदर कोई बिजली वाला गया, उसने कुछ नाजायज़ कर दिया, कुछ गलत कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए बंधक बना लिया। कोई आंदोलन चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन के दौरान बहुत हुआ, कोई गाड़ी किसी की सीज़ कर ली, थोड़ी देर के लिए ऑफिसर को बैठा लिया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई आंदोलन, जन आंदोलन, आम लोग कोई मतलब एजिटेशन कर रहे हैं और कोई पब्लिक ऑफिसर उनके बीच में गया और उन्होंने उसको अपने बीच में रख लिया। अब उन सब का चालान जो है वो टेररिस्ट के तौर पे होगा, उनको भी आतंकवादी माना जाएगा। इसके अंदर मतलब मैं एक प्रपोज़ल के तौर पे ही कह रहा हूँ कि इसका क्या किया जा सकता था कि बेसिकली ये देखो कि जिसने हाईजैक किया या जिसने उसको कन्फाइन किया, जिसने उसको बंधक बनाया, वो बेसिकली है क्या? क्या वो हमारा किसान है? क्या वो हमारा मज़दूर है? क्या वो हमारा कर्मचारी है? यदि उन्होंने ऐसा कर भी दिया, मान लो, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन यदि ऐसा हो भी गया डिमांड्स के लिए, तो उनको इस डेफिनेशन से निकालने का उनकी बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में वो आतंकवादी हैं या नहीं है। अब वो आतंकवादी संगठन है या नहीं है। अब मान लो सपोज करो कोई भी एक कर्मचारी संगठन है, या आप, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट जो है कल को स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाते हैं और वो किसी अधिकारी को जो है 10 मिनट के लिए अपने बीच में बैठा लेते हैं, मान लो फोर्सिबली भी बैठा लेते हैं, एलिगेशन आ जाता है, तो उनको भी टेररिस्ट करार दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा लैक्यूना है और ये एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन का हथियार भी बन सकता है। तो सर ये आईपीसी की जो आप हमने बात की है, इसमें कोई और मेन प्रावधान रहते हैं जो आपको लगता है कि ये किया गया है, फिर हम बाद में दूसरा जो चेंज किया गया है सीआरपीसी उसकी बात करेंगे। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि 377 को रिमूव किया गया है, वो बहुत, मैं कहूँगा, दुखद है कि 377 को कैसे, क्योंकि जो जेंडर बेस्ड इक्वलिटी है वो भी एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपको ध्यान होगा, उन्होंने भी ये बोला था कि जो मतलब रेप विद एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो वो ऑफेंस रहना चाहिए। इन्होंने 370 को ही ख़त्म कर दिया इस नए एक्ट के अंदर, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो एडल्ट पुरुष होगा या कोई भी पशु होगा, उसके लिए अब कोई रेमेडी आईपीसी के अंदर नहीं है। बच्चों के लिए भी जो मेल बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए भी रेमेडी इसलिए रह गई क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो अलग बन गया था और वो स्टैंड कर रहा है माइनर बच्चों के लिए। अदरवाइज इसके अंदर से 370 रिमूव करने का मतलब ये है कि यदि अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वर्क प्लेस के ऊपर जो मेल्स हैं उनका भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने सुना होगा, यहाँ भी सुना होगा, और अदरवाइज भी कहीं कोई एनिमिकल उसमें भी कर सकता है इस तरह का। तो 377 को रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। उसकी जगह कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। अगर कोई पशुओं के साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस करता है, जैसा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, अंडर इंटॉक्सिकेशन भी होता है, वैसे भी उसके लिए भी नहीं है और मेल एडल्ट्स के लिए भी नहीं है। ये दुखद है। ये बहुत मतलब जल्दबाजी में किया है या कैसे किया है, मतलब ये नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, इसके अंदर जो कम्युनिटी सर्विस वाली आई है, कम्युनिटी सर्विस को भी डिफ़ाइन नहीं किया गया इसके अंदर कि क्या कम्युनिटी सर्विस, वो भी डिफ़ाइन नहीं किया गया। और एक जो है इसमें लेडीज़ के लिए जो आप पहले देखते थे, मैं बड़ी साधारण लैंग्वेज में बताऊंगा कि जैसे कोई लेडी कह देती थी कि ये मेरे साथ फाल्स प्रॉमिस करके, झूठा वायदा करके शादी का, मैं आपसे शादी करूंगा, और मेरे साथ 10 साल तक बलात्कार करता रहा, 4 साल तक। अब वो रेप सेक्सुअल ऑफेंस विद द प्रॉमिस, विद फाल्स प्रॉमिस, जो उसको भी एक अपराध अलग से अपराध बना दिया है उसके अंदर। और इसी तरीके से आपका जो मॉब लिंचिंग है, उसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति यदि कोई भी मॉब लिंचिंग करते हैं, मॉब लिंचिंग मतलब मॉब हिंसा करते हैं, ग्रुप हिंसा करते हैं, तो वो भी एक अपने आप में अलग से अपराध बनाया। क्योंकि चलो वो इस दौरान काफ़ी महसूस किया गया, हालांकि मुझे लगता है कि जो मतलब लोग थे जो मॉब लिंचिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, आपको पता ही है सारे इंसिडेंट्स, वो माइनॉरिटीज़ के साथ और उसके साथ जितनी मॉब लिंचिंग हुई। लेकिन चलो, ये कानून, इसकी आवश्यकता भी पिछले कुछ सालों से जो है महसूस हो रही थी। और इसी तरह से आपका जो है इसके अंदर ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम पेपर्स बेचा करते थे लोग, एग्ज़ाम्स में जो पेपर्स लीक कर दिया करते थे, उसके लिए एक अलग से वो बनाया गया, ऑफेंस बनाया गया कि अगर वो पेपर बेचते पाए गए तो उसके लिए अलग से। एक इसमें जेल में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है ना, जो जेल के अंदर एकाकी जिसको बोल देते हैं, अलग से उसको बंदी बनाया जाता है,
उसके अगेंस्ट रखा गया था प्रपोज़ल कि इसको ना रखा जाए इसके अंदर, लेकिन इसको हटाया नहीं गया, इसके अंदर रखा गया अभी भी। और एक इसमें ख़ास तौर से जो आया था इसके अंदर कि रैश ड्राइविंग वाला आ ही गया, और इस तरह से मतलब इसमें कुछ प्रावधान जो हैं लैंड, एक ख़ास तौर से इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आया है उसके अंदर लैंड माफिया को भी इंक्लूड कर लिया है। जैसे प्लॉट्स को ग्रैब करना, मतलब यदि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे लैंड ग्रैबिंग की आप देखते ही हो कि लैंड ग्रैबर्स के हो जाते हैं या साइबर क्राइम वाले हो जाते हैं, उनको जो है वो इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में रखा गया है। ये तो अच्छी बात है सर, कई ज़मीन के बड़े बड़े मामले आते हैं ज़मीन संबंधित कब्जे के, और लेकिन जब आप इसकी पनिशमेंट सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। अप टू डेथ है, अप टू डेथ पनिशमेंट है। 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है और अप टू डेथ इसकी सज़ा है।